हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण युग। नवपाषाण युग एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कई सारी नई चीज़ें हुई। आग का आविष्कार हुआ, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया गया। और ये युग ऐसा युग था जिसमें मनुष्य क्या है, कृषि करने लग गया था, पशुपालन करने लग गया था। पशुपालन वो मध्य पाषाण युग के लास्ट फेज से ही करने लगा था। तो इसलिए हम कहेंगे कि खाद्य उत्पादक हो गया था मनुष्य। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की ये कहानी। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में शुरू होता है। अगर विश्व स्तर पर हम बात करें तो ये जो नवपाषाण युग है ये 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। विश्व के संदर्भ में 9000 ईसा पूर्व शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की बस्ती मिली है जो लगभग 7000 ईसा पूर्व जिसका समय निकल के आया है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान नाम से एक प्रदेश है, उसमें मेहरगढ़ में स्थित है। पाकिस्तान के एक प्रदेश बलूचिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़। यहाँ से जो अवशेष मिले हैं नवपाषाण युग की संस्कृति के, वो लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं। आरंभ में 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृदुहंड का प्रयोग नहीं करते थे। मेहरगढ़ के लोग 5000 ईसा पूर्व मिट्टी के बर्तनों, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते थे। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है। जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में कुछ नवपाषाण स्थल मिले हैं। वहाँ ये स्थल जो है ये लगभग 5000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियाँ 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं। जनरली जो दक्षिण भारत में पाई गई हैं नवपाषाण बस्तियाँ वो 2500 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज, अभी यहाँ हम देखेंगे कि ये मिस हो रहा है नीचे, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किंतु दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियाँ 2500 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के ही हैं। दक्षिण भारत में 2500 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है नवपाषाणिक बस्तियाँ। दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर 1000 ईसा पूर्व के क्या है स्थल हैं। वहाँ के जो स्थल है वो 1000 ईसा पूर्व के ही हैं। इसका मतलब ये है कि नवपाषाण
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर आया। लोगों का विकास का जो स्तर है वो अलग अलग समय पर अलग अलग देखने को मिलता है। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। पॉलिशदार मतलब चिकने और पैने हथियार। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ियाँ देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई हैं। पत्थर की कुल्हाड़ियों का ये यूज करते थे और ये कई जगहों से ये मिली हैं। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे तथा पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए हैं। पौराणिक कथाओं में तो देखने को मिलता है परशुराम क्या थे, उनके पास तो फरसा होता था, परशु रखते थे वो, वैसे उनका नाम था परशुराम। नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी वस्तुओं के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं। नवपाषाण युग के जो लोग थे उनकी जो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, उन कुल्हाड़ियों के विकास के आधार पर पहले थोड़ी सी डल, फिर थोड़ी सुडौल, फिर और सुडौल पॉलिशदार, इन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तुएं थीं वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलते हैं उनके, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। दक्षिण भारत का हिस्सा, उत्तर पश्चिम का हिस्सा जो आपका पंजाब वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान साइड चले जाओ, और उत्तर पूर्वी हिस्सा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये हिस्सा। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। वक्रधार की आयताकार धार कैसी है इनकी, इस तरह की धार है, ये इस तरह की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं उत्तर पूर्वी हिस्से में भारत के, जिनमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी कभी कंधेदार खंतियाँ, शोल्डर्स हो जिनको बोलते हैं, खंतियाँ स्कंधिये हो भी लगी होती थी, स्कंधिये हो बोलते हैं इनके लिए। दक्षिण समूह में कुल्हाड़ियों की क्या होती थी, बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था। दक्षिण भारत में किस तरह की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कुल्हाड़ियों की बगलें अंडाकार होती थी और हत्था नुकीला रहता था इनमें। फिर उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, गड्ढा घर, गड्ढा बनाकर घर बनाना, मृदभांड की विविधता, अलग अलग प्रकार के मृदभांड मिले यहाँ से, पत्थर तथा हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग होता था यहाँ, और सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव है यहाँ पर। सूक्ष्म पाषाण पत्थर के छोटे उपकरण यहाँ नहीं मिले हैं उत्तर पश्चिम हिस्से, जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है वुर्जहोम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्जहोम स्थान है जम्मू कश्मीर में, जिसका बुर्जहोम का अर्थ क्या होता है, भुर्ज वृक्ष का स्थान। ये श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बुर्जहोम। वहाँ नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार और मछली पर जीते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़कर खाते थे बुर्जहोम के लोग। लगता है वे खेती से परिचित थे, ऐसा लगता है कि ये खेती से भी परिचित थे, खेती करना भी जानते थे। एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफकराल। ये गुफकराल जिस स्थल है यहीं का, जिसका अर्थ होता है कुलाल, अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे गुफकराल के लोग। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, अब तो इससे भी मज़ेदार बात है कि वे हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का भी प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे, हड्डी के बहुत सारे औजारों का भी
प्रयोग करते थे और हथियार के रूप में भी इनको इस्तेमाल करते थे वो। भारत में सिर्फ चिरांद एक और स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। चिरांद में भी हड्डी के उपकरण मिले हैं बहुत सारे, जैसे जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ये स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। गंगा के उत्तरी किनारे पर है ये, पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ मतलब चिरांद के उपकरण हिरण के सींगों के हैं और परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। परवर्ती नवपाषाण परिवेश में मतलब कुछ बाद के समय में या कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ वर्षा कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिले हैं हिरण के सींगों के उपकरण चिरांद से। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक और घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली ज़मीन उपलब्ध थी। यहाँ बस्तियाँ कैसे डेवलप हुई चिरांद में, क्योंकि यहाँ गंगा, सोन, गंडक और घाघरा 4 नदियों का संगम स्थल है यहाँ पर, तो यहाँ मैदान था, तो इस वजह से यहाँ बस्तियाँ उपयुक्त चीज़ें थी यहाँ पर, तो यहाँ बस्तियाँ बन गई। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। यहाँ पत्थर के औजारों की कमी रही है, ये कम यूज हुए हैं चिरांद में। बुर्जहोम के लोग रुखड़े, धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। ये बुर्जहोम का जो है ये वहाँ की विशेषता है, मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाते थे। जैसे ये देख सकते हैं हम, बुर्जहोम के गड्ढों वाले घर कुछ इस तरह के होते थे। बुर्जहोम से प्राप्त नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार कुछ इस तरह के हैं। ये बुर्जहोम से मिले हुए हैं। पालतू कुत्तों को उनके मालिकों की कब्रों में दफनाने की प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। केवल नवपाषाण युग का एक स्थल था बुर्जहोम, बस यहीं पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। बाकी अन्य किसी भारतीय नवपाषाणकालीन स्थल पर ये विशेषता नहीं मिली है। बुर्जहोम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व है। बुर्जहोम वास स्थान की सबसे पहले की तिथि मतलब यहाँ जो लोग घर बना के रहे हैं वो सबसे पहले कब रहे, 2700 ईसा पूर्व में। किंतु चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं रखी जा सकती। चिरांद जो है स्थल, यहाँ 2000 ईसा पूर्व के ही अवशेष मिले हैं और संभवतः यहाँ के औजार पछेती नवपाषाण काल के हैं। पछेती नवपाषाण काल के मतलब बाद के नवपाषाण काल के। तो यहाँ पर भी मनुष्य का विकास क्या रहा है, बाद में हुआ है। नवपाषाण युग यहाँ बाद में आया, इस तरह का रहा होगा। नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। गोदावरी नदी के दक्षिण में रहने वाले लोग दूसरे समूह के लोग थे जो नवपाषाण युग के लोग थे। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पकी मिट्टी की मूर्तियों, जिनको फिगरेंस हम बोलते हैं, से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालते थे। पकी मिट्टियों की मूर्ति मिली हैं तो उससे लगता है कि ये अलग अलग प्रकार के जानवर भी पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी होती थी। वे सिलबट्टे का प्रयोग करते थे आज के जैसे बिल्कुल, जिससे प्रकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते थे। तीसरा क्षेत्र जहाँ नवपाषाण युग के औजार मिले हैं असम की पहाड़ियों में पड़ता है। असम में भी मिले हैं नवपाषाण युगीन औजार। नवपाषाण औजार भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तरी प्रदेशों, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिलों में भी, ये जो विंध्य पर्वत है ना, तो इसके उत्तर में भी ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। उत्तर में मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, ये ज़िले पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के।
तो यहाँ से भी हमें क्या है, नवपाषाण स्थल मिले हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नवपाषाण स्थल क्या क्या है। बुक में ही ज़्यादा क्लियर दे रखा है ये मैप। प्राचीन स्थल, वर्तमान स्थल, नवपाषाण युग के। अभी 2 बार आ गया यहाँ पर इलाहाबाद, तो इसको ध्यान देना है कि क्या है। इलाहाबाद जिले में नवपाषाण स्थलों के विषय में बतलाया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। इलाहाबाद जिले में जो नवपाषाण कालीन स्थल है वहाँ के लिए बताया गया है कि ईसा पूर्व 6000 सहस्राब्दी, 6ठी सहस्राब्दी मतलब 6000 ईसा पूर्व में यहाँ चावल का उत्पादन होता था। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ है उनमें प्रमुख कौन कौन से हैं। कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिक्लीहल और संगेनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कल ककोट तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। ये इतने स्थल हैं जहाँ नवपाषाण स्थलों की खुदाई हो चुकी है। उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही। 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 1000 वर्षों तक ही नवपाषाण अवस्था यहाँ जारी रही। उसके बाद लोगों का और विकास हो गया। कर्नाटक के पिक्लीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे और वे गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। वे खम्भे और खूंटे गाड़-गाड़कर मवेशी के बाड़े बनाते थे और उनके बीच में मौसमी शिविरों में रहते थे। इन बाड़ों में वे गोबर जमा करते थे, फिर उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाएं। तो ये पिक्लीहल जो कर्नाटक का स्थल है, क्या करते थे, यहाँ के जो नवपाषाण युगीन लोग थे वो पशुपालक थे। ये गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब पालते थे और इनको ये खूंटे खम्भे गाड़ करके उनसे बांध के इनको रखते थे और उनके बीच में मौसमी शिविरों में रहते थे। और इन्हीं पशुओं के साथ इन्हीं के बीच में ये क्या करते थे, टेंट लगा के अपने मौसमी शिविरों में रहते थे। ये शिविर बनाते थे। शिविर मतलब हम कह सकते हैं कि समूह बना करके ये रहते थे और इन बाड़ों में गोबर जमा कर लेते थे ये, और बाद में जब यहाँ से जाते थे तो उसमें आग लगा देते थे, जिससे कि वहाँ आग लगा के सफाई कर दी जाती थी, जिससे जब लौट के आए तो दोबारा से वहाँ शिविर लगा सकें। पिक्लीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले हैं। रहने के घर और आग के ढेर मिले हैं। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। नवपाषाण युग के लोग जो थे वो सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। उनसे पहले खेती किसी ने नहीं की। वे पत्थर की कुदालों, हो जिनको बोलते हैं, और खोदने के डंडों से ज़मीन खोदते थे। डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मिट्टी या सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में ये लोग रहते थे। बताया जाता है कि गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। मतलब जो गोलाकार घरों में रहने वाले लोग थे उनकी संपत्ति पर किसी एक का या उस घर के लोगों का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता था। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये बात क्लियर होती है कि यहाँ से जो नवपाषाण कालीन के लोग थे वो घर बना करके रहने लगे थे स्थायी रूप से, परमानेंट। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। रागी और कुल्थी की फसलें उगाते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। मतलब ये कच्ची ईंटों के घर बनाने लगे थे। कब के लोग हैं? नवपाषाण युग के लोग हैं ये। क्योंकि नवपाषाण अवस्था के कई बास स्थान अनाजों की खेती करते थे और पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की ज़रूरत हुई।
नवपाषाण युग के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग क्या करते थे, खेती करते थे और पशु पालते थे। तो उनको अनाज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए बर्तनों की उनको ज़रूरत पड़ी होगी और उन्होंने मिट्टी के बर्तन यूज किए होंगे। फिर पकाने, खाने और पीने के पात्रों की भी ज़रूरत हुई होगी। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। इस वजह से कुम्हार का जो कार्य है मिट्टी के बर्तन बनाने का, वो प्रारंभ हुआ होगा। पहिए का आविष्कार इसी समय हुआ। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिलते हैं जो हाथ से बनाए गए थे। बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। नवपाषाण युग के सेल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छेनी आदि औजार उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी मिले हैं, परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है। मध्य प्रदेश के कुछ भाग और उत्तरी दक्कन के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां नवपाषाणिक बस्तियां बहुत कम मिलती हैं, और इसका कारण ये रहा होगा कि वहां ऐसे पत्थर नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके, जिनसे पत्थर के औजार आसानी से बनाए सकें। इस तरह का पत्थर नहीं था वहाँ, तो वहाँ बस्तियाँ नहीं थी। 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई। पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 9000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के दौरान लगभग 6000 वर्षों के समय में लोगों ने यहाँ काफ़ी तकनीकी प्रगति हुई। लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। लिखने भी लग गए थे लोग। परंतु भारत में ये सब क्या हुआ, विकास, ये सारा विकास कुछ विलंब से हुआ। भारत में थोड़ा बाद में ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। भारत में नवपाषाण युग लगभग ईसा पूर्व 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। अब से अगर हम बात करें तो लगभग 8000 वर्ष पहले। चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि में उपजाई जाने लगीं और संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहाँ आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा। भारत में प्रस्तर युग मतलब पत्थर का युग या पाषाण युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। वे पूर्णतः पत्थर के औजारों पर ही निर्भर थे। पत्थर के औजार और हथियार का ही यूज करते थे जो पाषाणकालीन लोग थे। इसलिए वे पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। ये वहाँ रहते थे जहाँ इनको पत्थर मिल जाए, ऐसा पत्थर जिससे ये औजार हथियार बना सकें। वे पहाड़ियों के ढलानों पर, गुफाओं में और पहाड़ियों से युक्त नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके। साथ ही काफ़ी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने से किसी तरह इनका गुजर बसर हो सके, इनका जीवन चल सके। तो ये चैप्टर भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 की, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। इस चैप्टर में क्या है, लोगों ने, इस समय के लोग नवपाषाण युग से आगे बढ़ चुके हैं। अब ये कृषि करते थे, साथ ही साथ ताम्र और पाषाण, तांबे के और पत्थर के औजारों का ये साथ साथ प्रयोग करते थे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। इसको ताम्रपाषाण युग भी बोला जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। बाय सभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।